हम लॉरेंज फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है, अ पार्टिकल विथ अ स्पेसिफिक चार्ज अल्फा इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी वेक्टर वी नोड आई कैप प्लस जे कैप इन मैग्नेटिक फील्ड वी वेक्टर इक्वल्स टू वी नोड इंटू आई कैप प्लस जे कैप, फाइंड पाथ रेडियस एंड टाइम पीरियड। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। तो इसे हमें पाथ फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एंगल वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच क्या बन रहा है। उसी से पता चलेगा कि किस तरह का पाथ बनेगा। पाथ निकालने के लिए एंगल ही देखना पड़ता है वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं। तो cos थीटा का क्या फार्मूला आता है डॉट प्रोडक्ट के द्वारा, ताकि हम एंगल निकाल सकें कि वेलोसिटी वेक्टर इन डॉट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक। डिवाइडेड बाई वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ पर रख देते हैं वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नीट्यूड वेक्टर दोनों को डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो आई का यहाँ कंपोनेंट नहीं तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ जे का है। तो जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है, एक होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ से वी नोड आ जाएगा और यहाँ से बी नोड हो जाएगा। तो वी नोड और बी नोड हो गया, ठीक। अब मैग्नीट्यूड निकालना है वेलोसिटी वेक्टर का। तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है कि आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर और रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा √2 वी नोड, ठीक। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, वेलोसिटी वेक्टर का। इसी प्रकार हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो उसका भी क्या हो जाएगा, जे कैप का स्क्वायर प्लस के कैप का स्क्वायर और रूट ले लेंगे। तो 1 1 2 हो जाएगा, √2 इंटू बी नोड, √2 इंटू बी नोड। ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पर से cos थीटा का मान क्या आ रहा है, वी नोड और बी नोड तो कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 आ रहा है। तो 1/2 कब होता है, जब थीटा 60 डिग्री हो तो cos का मान 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का मान। तो हम देख रहे हैं कि एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल रहता है तब यहाँ पर हेलिकल पाथ होगा, क्योंकि जब परपेंडिकुलर रहता है तो सर्कुलर मोशन करता है पाथ जो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराया जाता है। लेकिन यहाँ पर एंगल तो 60 डिग्री बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है। तो इससे पता चलता है कि पाथ क्या होगा, पाथ जो होगा वो हेलिक्स होगा। पाथ विल बी हेलिक्स, पाथ विल बी हेलिकल पाथ होगा, ठीक। तो जब हेलिकल पाथ होगा तो उसका पिच निकालना पड़ेगा। तो हम पिच निकालने से पहले हम क्या करते हैं, वेलोसिटी का कंपोनेंट लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हम जैसे कि यहाँ पर ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गया। तो इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री बन रहा है। तो इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा, एक तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो आएगा वेलोसिटी उसको वी पैरेलल बोल देते हैं, ठीक, वी पैरेलल। और जो परपेंडिकुलर में आएगा उसको हम भी परपेंडिकुलर कह देते हैं। तो हम भी पैरेलल कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी का प्रोजेक्शन मैंने कंपोनेंट तोड़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो जिधर एंगल रहता है उधर cos लिखते हैं। तो भी cos 60 डिग्री हो जाएगा पैरेलल वेलोसिटी। तो यहाँ से हम पैरेलल वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि भी पैरेलल हो जाएगा भी इंटू cos थीटा, थीटा का 60 डिग्री हो जाएगा। तो भी का वैल्यू रख देते हैं। तो भी का वैल्यू क्या होता है, मैग्नीट्यूड में है, मैग्नीट्यूड में कितना है उसका, √2 इंटू वी नोड है। और cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी नोड बाई √2। ये पैरेलल वेलोसिटी आ गया, ठीक, पैरेलल वेलोसिटी आ गया। अब परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या होगा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी के लिए हमें भी sin 60 डिग्री लगाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर वेलोसिटी इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, इस तरह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो भी sin थीटा, तो भी का मान अभी निकाले था क्या होगा, √2 वी नोड इंटू sin 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। तो जब यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, √3/2 इंटू वी नोड। ये आ गया परपेंडिकुलर वेलोसिटी। भी परपेंडिकुलर क्या हो गया, √3/2 और वी नोड। ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकल गया। तो पिच निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे
वेलोसिटी के डायरेक्शन में सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा पैरेलल वेलोसिटी उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पिच आएगा। तो पिच बराबर हो जाएगा वेलोसिटी पैरेलल वेलोसिटी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनटू टाइम पीरियड। तो हमें पैरेलल वेलोसिटी तो मैंने निकाल दिया हूँ यहाँ पर पैरेलल वेलोसिटी, सिर्फ हमें टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो टाइम पीरियड का फार्मूला मैं जानता हूँ कि 2πm/q होता है। तो यहाँ से पैरेलल वेलोसिटी पुट कर देते हैं, क्या है v0/√2 और टाइम पीरियड क्या होता है 2πm बट्टे क्या हो जाएगा QV। तो चार्ज यहाँ पर हम चार्ज रख देते हैं, चार्ज हो जाएगा Q और B नोड। तो B का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, B का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2 इंटू B नोड हो जाएगा, ठीक। लेकिन स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज बटे मास का रेशियो होता है। तो जब हम m को नीचे लाएंगे तो Q/m हो जाएगा। तो Q/m को दिया हुआ है कि स्पेसिफिक चार्ज अल्फा, तो अल्फा रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा V नोड और √2 से 2 कैंसिल होगा तो ऊपर में √2 आएगा, पाई और m तो नीचे आएगा तो अल्फा बन जाएगा और नीचे में √2 है ये वाला और B नोड। तो √2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से पिच का वैल्यू क्या आ गया, पिच का वैल्यू आ गया V नोड पाई बटे अल्फा B नोड। ये मेरा पिच का आंसर आ गया। अब हम रेडियस निकालते हैं और टाइम पीरियड निकालते हैं, ठीक। तो रेडियस का फार्मूला क्या होता है, रेडियस का फार्मूला होता है r इंटू परपेंडिकुलर वेलोसिटी बटे QB। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी मैंने कैलकुलेट किया था, परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितना आया था, परपेंडिकुलर वेलोसिटी आया था √3/2 इंटू B नोड, ठीक। तो हम इसे पुट कर देते हैं। तो m परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है √3/2 इंटू V नोड बटे Q और B का मैग्नीट्यूड जब हम करेंगे, जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो √2 इंटू B नोड आएगा, ठीक। तो हम यहाँ भी चार्ज बटे मास का वैल्यू क्या हो जाएगा अल्फा, क्योंकि अल्फा बराबर होता है चार्ज बटे मास का रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज अल्फा क्या है स्पेसिफिक चार्ज। तो ये हम पुट कर देते हैं तो यहाँ पर। तो हम यहाँ पर जब रखेंगे तो क्या आएगा, मास को नीचे लाएंगे तो अल्फा बन जाएगा। तो यहाँ पर होगा √3/2 बटे अल्फा √2 इंटू V नोड बटे Q नोड, सॉरी नीचे V नोड बटे B नोड हो जाएगा। तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा √3/2 V नोड और अल्फा B नोड। ये रेडियस का आंसर हो गया, ठीक। टाइम पीरियड मैंने निकाल ही दिया था, टाइम पीरियड क्या हो गया था V नोड बटे अल्फा, सॉरी V नोड और पाई ऊपर में आया था, पाई नीचे में B नोड आया, ये आंसर था टाइम पीरियड, ठीक। अब हम लॉरेंज फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लॉरेंज फोर्स क्या होता है, लॉरेंज फोर्स जो है, लॉरेंज फोर्स है, ये लॉरेंज नामक साइंटिस्ट ने दिया था कि कितना एक चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो उसका फार्मूला होता है Q इंटू E वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्लस V क्रॉस B मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक। तो इसे हम एक लाइन लिख लेते हैं कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेट फोर्स, है ना, नेट फोर्स है, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेट फोर्स है, दोनों का कॉम्बिनेशन फोर्स है। ऑन किस पर, चार्ज पार्टिकल पर ही हमेशा अप्लाई होता है, ऑन चार्ज पार्टिकल, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन करके नेट फोर्स अप्लाई होता है चार्ज पार्टिकल पर, उसी का ये नेट फोर्स है, लॉरेंज फोर्स कहलाता है, क्योंकि लॉरेंज नामक वैज्ञानिक एंड साइंटिस्ट ने इसे दिया था इस नियम को और फोर्स निकालने के लिए। तो हम इससे रिलेटेड एक थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं कि कौन से केस में एक्सेलरेशन जनरेट होगा और नहीं जनरेट होगा, ठीक। तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है।
तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्या करा। सेलेक्ट द पॉसिबल या पॉसिबल्स कॉम्बिनेशन अंडर विच अ चार्ज पार्टिकल कैन मूव विदाउट एक्सीलरेशन, कि एक्सीलरेशन नहीं जनरेट करे और वो मूव करता रहे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस या इफेक्ट में। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है तो भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो जब कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो एक्सीलरेशन कहाँ से आएगा, तो इस केस में एक्सीलरेशन नहीं होगा। तो ये ऑप्शन सही है कि विदाउट एक्सीलरेशन है, ये बिना एक्सीलरेशन के मूव कर सकता है, तो ये सही ऑप्शन है। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, तो ये सही है। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है तो इस केस में तो फोर्स लग सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग सकता है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर है कि जब परपेंडिकुलर वेलोसिटी रहता है तो वहाँ पर फोर्स लग जाता है, लेकिन जब पैरेलल वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल हो जाता है तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लगता है। तो मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं है तो इसके कारण से भी एक्सेलरेशन नहीं आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड के है लेकिन जब वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में रहता है तो एक्सेलरेशन नहीं होता है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो बन जाता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन होगा, लेकिन कंडीशन क्या रहेगा कि इफ़ वेलोसिटी वेक्टर जो है वो पैरेलल होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तब ये कंडीशन लग गया है यहाँ पर, तभी विदाउट एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। ठीक, इस केस में। अब हम तीसरा ऑप्शन को देखते हैं। तीसरा ऑप्शन में क्या करा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो इस केस में क्या होगा, फोर्स लगता रहेगा चार्ज पार्टिकल पर, और जब चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा, तो ये केस संभव नहीं है। इस केस में हर हाल में एक्सेलरेशन आ ही जाएगा, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, अब हम डी ऑप्शन देखते हैं। तो डी ऑप्शन में क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स आएगा। लेकिन हम फिर भी देखते हैं लॉरेंज फोर्स का अप्लाई करके कि नेट फोर्स अगर जो दोनों के वजह से जीरो हो जाए तो क्या केस आता है और किस कंडीशन में एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा। तो नेट फोर्स क्या होता है लॉरेंज फोर्स का, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी। तो अगर जब वी क्रॉस बी जीरो हो जाए तो यहाँ से चार्ज उधर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो माइनस हो जाएगा वी क्रॉस ऑफ बी। ठीक, तो ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, क्योंकि वी क्रॉस बी है, तो वी क्रॉस बी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो ये कंडीशन ये बता रहा है कि पार्टिकल बिना एक्सेलरेशन के मूव करेगा, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है। मैंने यहाँ पर नेट फोर्स जीरो कर दिया हूँ, तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब कि इसमें एक्सेलरेशन नहीं आएगा, विदाउट एक्सेलरेशन मूव करेगा। तो ये तभी वैलिड है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो ये कंडीशन यहाँ पर लग गया है, तो ये भी ऑप्शन सही है। ठीक, तो यहाँ पर कंडीशन लग गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मैंने सारा ऑप्शन चेक कर लिया। इसी तरह से मैंने एक और क्वेश्चन लेता हूँ, डिफ्लेक्शन के तरफ से हम एनालिसिस करते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कर रहा है, सेलेक्ट द पॉसिबल कॉम्बिनेशन विच ए चार्ज पार्टिकल कैन मूव विदाउट डिफ्लेक्शन, मतलब कि बिना डिफ्लेक्ट हुए चार्ज पार्टिकल किस तरह से मूव करेगा, से एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करे, किस ऑप्शन में, कि बिना डिफ्लेक्ट हुए एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करता रहे। तो पहला केस देखते हैं। पहला केस में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो जब कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो उसमें डिफ्लेक्शन कहाँ से आएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, क्योंकि अगर जो मैग्नेटिक फील्ड रहता तो डिफ्लेक्शन होने का चांस था, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, तो इस पहला केस में डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब अनडिफ्लेक्टेड होगा। और वही मुझे सिलेक्शन भी करना है, वही ऑप्शन,
तो पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन में बिना डिफ्लेक्ट किए पार्टिकल मूव करता रहेगा, ठीक, पहला ऑप्शन सही है। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक, कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो उस केस में क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है बिना डिफ्लेक्शन किए हुए। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स लग सकता है। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें एक केस ऐसा होता है कि जिसके कारण से फोर्स नहीं लग पाता है। वो कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से। तो जब पैरेलल हो जाता है तो इस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी जीरो हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जीरो है ही, तो दोनों का फोर्स जीरो हो जाएगा। तो जब फोर्स जीरो ही हो जाएगा तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इस केस में भी सही है कि डिफ्लेक्शन नहीं होगा, चार्ज पार्टिकल का बिना डिफ्लेक्ट किए मूव कर सकता। तो ये भी ऑप्शन सही है, ठीक। अब हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन में क्या करा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो ये फोर्स लगाएगा ही लगाएगा, फोर्स लगाएगा तो इसमें मोशन होगा। लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के कारण कोई भी फोर्स नहीं होगा। लेकिन अगर जो वेलोसिटी वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल हो जाए, जब वेलोसिटी वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों पैरेलल हो जाए, एक ही डायरेक्शन में हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में डिफ्लेक्शन नहीं होगा। फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में वो चलता रहेगा, स्पीड होता रहेगा, लेकिन डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन है, जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वो भी सही है। इस केस में भी पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल, वो बिना डिफ्लेक्ट किए हुए आगे स्पीड करता रहेगा। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के लिए, तो क्या होगा, उसका स्पीड घटता रहेगा। अब चौथा नंबर केस में दो ऑप्शन आता है, दो स्पेशल केस है। पहला नंबर हम देखते हैं कि जब नेट फोर्स जीरो हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो इसका क्या होता है, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्लस V क्रॉस B इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम जब सोल्व करेंगे तो ये हम पाते हैं कि V क्रॉस B होना चाहिए, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड में। इसी केस ऐसा ही कंडीशन रहने पर क्या होगा, पार्टिकल बिना एक्सेलरेशन के मूव करेगा और डिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस केस में कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, तभी क्या होगा, डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ये ऑप्शन सही है इस केस में। दूसरा केस लेते हैं कि जब वेलोसिटी भी एक ही डायरेक्शन में हो और मैग्नेटिक फील्ड भी एक ही डायरेक्शन में हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैरेलल हो, तीनों एक साथ हो, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी अनडिफ्लेक्टेड रहेगा चार्ज पार्टिकल, ठीक। ये भी ऑप्शन मैंने देख लिया हूँ। अब हम मोशन ऑफ पार्टिकल का थ्योरी देखते हैं। यहाँ पर मैं लेक्चर डिस्कस कर रहा हूँ कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ बोथ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में चार्ज का मोशन कैसा होगा उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके दो केस बनते हैं, उसमें से पहला केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें पहला केस क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल हो, जो कि मैंने यहाँ पर दिखा रखा है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों पैरेलल है। और जो वेलोसिटी वेक्टर है, यहाँ चार्ज पार्टिकल का मान लेते हैं Q है और मास M है, ठीक। चार्ज पार्टिकल का वो इंक्लाइंड है मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल, थीटा एंगल पर। इसका वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वेक्टर वो इंक्लाइंड है थीटा एंगल से मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक। तो हम इस केस में स्टडी करते हैं कि कैसा मोशन होगा, क्या होगा, ठीक। तो हम यहाँ पर हम वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट देख सकते हैं कि एक तो वेलोसिटी वेक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा, तो इसे हम पैरेलल वेलोसिटी कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में।
और एक दूसरा होगा परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगा। तो जो वेलोसिटी पर पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, वो इस तरह का मोशन आगे की ओर प्रोवाइड करेगा, ये आगे की ओर ले जाएगा। वेलोसिटी जो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो है उस पर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, तो ये सर्कुलर मोशन कराएगा। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये स्पीड को इंक्रीज करेगा पैरेलल डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में। तो पिच एक्सीलरेट होते रहेगा, पिच इस केस में बदलता रहेगा। पहले थोड़ा सा पिच बनेगा, उसके बाद दूसरा बार में ज़्यादा पिच बनेगा, और तीसरा बार में और ज़्यादा पिच बनेगा। तो इस तरह से पिच क्या होगा, बढ़ता रहेगा। तो यहाँ से हम ये ऑब्जर्व किए कि पाथ जो है वो पाथ विल बी हाइलिक्स्ड। पाथ क्या होगा, हाइलिकल होगा, हाइलिक्स, पाथ हाइलिक्स होगा। और इस केस में पिच क्या होगा, बदलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है जो कि हमेशा वो बढ़ाता रहेगा, एक्सेलरेशन के कारण उसका बढ़ता रहेगा। तो पिच इस केस में बढ़ता रहेगा। तो क्या आ जाएगा, v पैरेलल इंटू टाइम पीरियड प्लस हाफ, और अल्फा एक्सीलरेट कर रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो क्यू ई बटे एम, यहाँ पर एक्सीलरेशन हो गया इंटू टाइम पीरियड का स्क्वायर। ये फार्मूला हम लिख रही हैं, लेकिन इसका उतना उपयोग नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हेलिकल पाथ होगा, तो हम उसे क्या करते हैं, एक सिलेंडर में कन्फाइंड कर देते हैं। तो हम यहाँ से मानते कि एक सिलेंडर है, इसमें क्या होगा, पाथ हेलिकल होगा, कन्फाइंड होगा। तो पहले थोड़ा पिच होगा, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा पिच होगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं यहाँ से, ये हो गया रेडियस कैपिटल आर, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल में होगा, पिच हमेशा बदलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर रेडियस का फार्मूला क्या होगा, आर इक्वल्स टू एम भी परपेंडिकुलर, पहले के ही जैसा केस होगा, क्यू इंटू वी। सिर्फ यहाँ पर पिच का जो फार्मूला मैंने लिखा है वो बदलता रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। टाइम पीरियड भी वही रहेगा, टाइम पीरियड 2 पाई एम बटे क्यू बी हो जाएगा, ठीक। टाइम पीरियड क्या होगा, क्यू बी, यहाँ पर हो जाएगा क्यू बी। और एक हो गया, टाइम पीरियड भी हो गया, रेडियस भी हो गया, और पिच भी हो गया। तो यहाँ पर लेक्चर समाप्त होता है।